हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडू मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं। आप लोग के पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है साथियों। तो आइए देखते हैं आज हम लोग का जो ये चल रहा है सेट नंबर 7 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह जो अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की ये श्रृंखला चलाई जा रही है, जो आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 में परीक्षा आयोजित करानी है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अति संभावित प्रश्नों का एक कलेक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। दोस्तों, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, या फिर उसके बाद कुत्ते के काटने से। दोस्तों, अगर पोलियो की बात करें तो पोलियो क्या है? पोलियो की अगर बात करें तो यह होता है, देखिए, पोलियो एक होता है, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, पोलियो की अगर बात करें तो पोलियो एक विषाणु जनित रोग होता है। यह शरीर में प्रवेश कैसे करता है? तो इसके लिए देखिए जो आपको ऑप्शन दिया है इसमें दूषित भोजन तथा जल से। ठीक है, दूषित भोजन तथा जल से। ठीक है, पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से, और पोलियो क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहा जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं, जो कि अति संभावित क्वेश्चन है ये। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। प्रथम भारतीय नागरिक जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली सफल हुई थी। दोस्तों, प्रथम भारतीय नारी यानी कि प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बछेंद्री पाल, या फिर देखिएगा डीडी डोलमा, या फिर संतोष यादव, पीटी उषा। यह 4 नाम आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे पूछा गया प्रथम भारतीय नारी है ना, यानी प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सफल हुई। तो ये 4 ऑप्शन है। देखिएगा जो बात करेगा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपका ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल सही बनेगा, बछेंद्री पाल। क्या बनता है दोस्तों? ये बछेंद्री पाल। दोस्तों, बछेंद्री पाल भारत की प्रथम तथा विश्व की 5वीं, ठीक है, भारत की प्रथम, ठीक है, भारत की प्रथम महिला एवं विश्व के स्तर पर अगर बात किया जाए तो 5वीं महिला जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। और संतोष यादव की अगर बात किया जाए दोस्तों, संतोष यादव भारत की एकमात्र महिला जो दोबारा एवरेस्ट फतेह की थी। ठीक है, भारत की एकमात्र महिला जो 2 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की हुई है। कौन? तो उनका नाम संतोष यादव है। दोस्तों, पीटी उषा के बारे में बात करें तो पीटी उषा की अगर देखते हैं तो पीटी उषा भारत की क्या कही जाती हैं? भारत की उड़न परी से इन्हें संबोधित किया जाता है। ठीक है, भारत की उड़न परी से किसे संबोधित किया जाता है? तो यह पीटी उषा होती हैं। ठीक है, और उसके बाद बछेंद्री पाल भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला होती हैं जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में कामयाब होती हैं। और संतोष यादव की अगर बात करते हैं तो संतोष यादव 2 बार जो एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगेगा, बछेंद्री पाल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न होगा, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। दोस्तों, जो मिर्च होती है उसका तीखापन जो होता है, तीक्ष्णता जो होती है उसका कारण क्या है? लाइकोपिन की उपस्थिति, या फिर कैप्सिडेसिन की उपस्थिति, या कैरोटीन की उपस्थिति, या एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति। दोस्तों अगर देखेंगे कि जो मिर्च होता है उसमें तीक्ष्णता जो होती है ये किस कारण होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और देखिएगा तो ये कहेंगे कैप्सिडेसिन के कारण। ठीक है, कैप्साइसिन के कारण जो होता है, कैप्साइसिन के कारण यानी जो इसकी उपस्थिति होती है, इस कारण से ये देखेंगे मिर्च में तीक्ष्णता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बिल्कुल सही यहाँ पे बनेगा बी। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगर बात करें लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, तो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण देखते हैं जो टमाटर होता है, टमाटर का जो रंग लाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टमाटर का जो रंग लाल होता है ये किसके कारण से होता है? तो आप कहेंगे दोस्तों कि यह लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण। किसकी? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का जो रंग होता है यह लाल होता है। ठीक है, और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है दोस्तों? तो कैरोटीन के बारे में देखेंगे, जो गाय के दूध जो होता है उसमें जो हल्का पीलापन होता है, ठीक है, गाय के दूध में जो हल्का पीलापन होता है यह किसके कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और बात करेंगे एंथ्रोसाइनिन, तो एंथ्रोसाइनिन का देखेंगे जो प्याज होती है, प्याज का जो रंग लाल होता है या गुलाबी होता है, प्याज का जो कलर होता है लाल या गुलाबी देखने को आपको मिलता है, यह किसके कारण होता है? तो यह एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। देखिए दरअसल होता क्या है कि जो ऑप्शन यहाँ रखे जा रहे हैं यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके ऑप्शंस के बनाए जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ से मतलब गागर में सागर भरने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप देखिएगा यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा कैप्साइसिन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो चौथा क्वेश्चन होगा आप लोग के सामने देखिएगा,
सूर्य मंदिर स्थापित है। दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थापित है? पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या फिर गया में? दोस्तों यहाँ पे जो बात की गई है आपसे कि सूर्य मंदिर की बात की जा रही है, और सूर्य मंदिर के बारे में आप देखें कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। यह कोणार्क में है। कहाँ पे है दोस्तों? कोणार्क में। और कोणार्क की स्थिति कहाँ पे है भारत में? तो भारत के उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है? भारत के उड़ीसा राज्य में कोणार्क की स्थिति अवस्थित है। यह सूर्य मंदिर वहीं पर है, कोणार्क में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। दोस्तों तेज़ी से हम लोग देखते चलेंगे, हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं इस सेट के माध्यम से। आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन सबीर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के या फिर शेख अहमद सरहिंदी के? तो दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया की अगर बात किया जाए तो यह बाबा फरीद के थे। किसके थे? बाबा फरीद के। ठीक है, किसके शिष्य थे? तो यह बाबा फरीद के शिष्य थे। अगर दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में अगर बात किया जाए तो शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में एक फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे यह दोस्तों अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का काल देखे थे। कितने? 7 सुल्तानों का इन्होंने काल देखा था। कौन? यह जो होते हैं आपके यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 7 सुल्तानों का इन्होंने कार्यकाल तो देखा था, मगर उनमें से किसी से इनकी नहीं बनती थी, किसी से इनका अच्छा संबंध नहीं था। और बात की जाए तो इनके अच्छे संबंध न होने के कारण ही देखेंगे गयासुद्दीन जो तुगलक होता है, गयासुद्दीन की अगर बात किया जाए तो इनसे इतना ज़्यादा ईर्ष्या करता था, इनकी पब्लिसिटी से इतना ईर्ष्या करता था कि इन पर कई मुकदमे भी लगवा दिया था, है ना। और अंतोगत्वा अगर इनके देखेंगे गयासुद्दीन ने इनकी लोकप्रियता से बहुत ज़्यादा वह नाराज़ हुआ करता था, और वह इन्हीं की लोकप्रियता की वजह से ही इन पर कई मुकदमे लगवाया था। और बात करें इनकी जब मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु की समय अवधि 1325 ईस्वी में होती है। गयासुद्दीन तुगलक की शेख निजामुद्दीन औलिया के जो निधन होता है यानी कि मृत्यु होती है 1325 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है जो फैक्ट था शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। और इनके शिष्य की बात करें तो बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद को भी देखेंगे शेख कुतुबुद्दीन भी कहा जाता है। तो ये बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, भूलिएगा ना, किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक ना, डाउट नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, नाथुला दर्रा। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नाथुला दर्रा जो होता है किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, सिक्किम में, कहाँ पे? तो नाथुला दर्रा की अगर बात करेंगे दोस्तों, नाथुला दर्रा जो होता है यह कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में होगा। ठीक है, कहाँ पे है? यह सिक्किम में है। और बात किया जाए नाथुला दर्रा, यहाँ से जो दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? जाने की जो रास्ता होती है, जो जाने का मार्ग है वह तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, यहाँ से जो जाने का मार्ग है वह तिब्बत जाने का मार्ग है। यानी कि देखेंगे दार्जिलिंग और यहाँ से चुम्बी के मार्ग होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता सिक्किम में किस रास्ते से है? तो ये नाथुला दर्रा से। ठीक है, और दर्रों की बात किया जाए दोस्तों तो जैसे जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जो होता है यह जम्मू कश्मीर में होता है, और रोहतांग दर्रा की अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में होता है। ये दर्रे होते हैं। ठीक है, और नाथुला दर्रा के बारे में पूछा था तो यह सिक्किम में है। आइए आगे देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को, यानी जो कर मतलब टैक्स को, किस नाम से जाना जाता है? आयकर, व्यापार कर, सीमा कर, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए आयकर और यानी कि आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले जो टैक्स होते हैं उन्हें जिस नाम से जाना जाता है वो होता है कस्टम। ठीक है, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। क्या कहा जाता है? कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। देखते हैं कस्टम अफसर जो होते हैं एसएससी के माध्यम से कुछ अधिकारी होते हैं जिन्हें कस्टम अफसर कहा जाता है। तो ये कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क कहा जाता है, यानी सीमा कर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की देखेंगे भारत में निर्माण कौन करता है? सेबी यानी आरबीआई या वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। तो देखिए जो बात की जा रही है यह मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन यहाँ पे निर्माण करता है? तो आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई से संचालित करती है। विनियमन जो करती है यह आरबीआई करती है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यह केंद्रीय बैंक है। भारत का क्या है? यह केंद्रीय बैंक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कुछ हम लोग देखेंगे, इस केंद्रीय बैंक के बारे में, आरबीआई के बारे में। दोस्तों अगर आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की जो स्थापना होती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कई यहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसकी स्थापना जो होती है आरबीआई एक्ट, कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट
1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण जब किया जाता है तो वह समय अवधि होती है 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और देखेंगे दोस्तों इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय और इम्पोर्टेंट बनता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो ये मुख्यालय इसका बनेगा मुंबई में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो मुंबई में है दोस्तों। और इसके जो प्रथम जो गवर्नर बने थे दोस्तों YV रेड्डी बनते हैं, और मुख्यालय जो बनता है यह इसका मुंबई में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके बारे में। और इसे क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है RBI को। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये RBI के संबंध में। ये आपको बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल RBI के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम लोग कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को होती है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया जाता है, और इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बात होगी बिल्कुल सही होगा, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो की अगर बात की तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो दरअसल होता क्या है कि ये सबसे विशेष इसकी विशेषता थी, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता में से एक थी इसकी सड़कें। इसकी सड़कें जो थी यानी मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थीं वह एक दूसरे को जो काटती थीं एकदम बिल्कुल समकोण पर काटती थीं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वहाँ की सड़कें, और वह एक दूसरे को एकदम समकोण पर काटती थीं। और विशेषता में यहाँ पे देखें तो वहाँ के जो मकान हुआ करते थे उसके अंदर जो होता था स्नानागार हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, किचन हुआ करता था, रसोई घर, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी ये मोहनजोदड़ो की। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में से जो होता है यहाँ पे रखा जाता है। कुओं के अवशेष जो मिले हैं कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। कौन के साथ साथ स्नानागार और उसके बाद स्नानागृह, रसोई घर, ये सब कहाँ पे मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही क्या लगना चाहिए था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आज का अंतिम प्रश्न। देखिएगा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। देखिए दोस्तों, जो भारत में साइमन कमीशन था उसका बहिष्कार कर दिया गया था। भारत में एक साइमन कमीशन आता है, उसे बहिष्कार कर देता है, वापस कर दिया जाता है। देखेंगे 1919 के तहत 1927 में जो बातें होती हैं, ये इसे क्यों बहिष्कार किया जाता है साइमन कमीशन को? तो दोस्तों इसमें जो सभी सदस्य थे वह सभी सदस्य इसमें क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य थे वह सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया था। इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? तो इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, ये 7 सदस्य ही साइमन कमीशन जो भारत आया था इसे का बहिष्कार हम भारतीयों द्वारा कर दिया गया था। मात्र एक यही कारण था कि उसके सभी सदस्य जो थे यह अंग्रेज थे, उसमें कोई भी एक सदस्य भारतीय नहीं था। इसी नाराजगी के कारण हम भारतीय इसे नकारते हैं और यही साइमन कमीशन को बहिष्कार किया जाता है क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है, तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक रखेंगे, फिर अगले सेट के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।